हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? बीकानेर शुरू कर लिया था क्या? सुनाओगे थोड़ा पुराना? बताओ। देखिए, अभय सिंह के टाइम में एक घटना घटित हुई थी, कौन सी थी? कब घटित हुई? भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 या 12 सितंबर 1730। कितने लोग शहीद हुए? किसके नेतृत्व में? क्या बचाने के लिए? किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? और उनकी याद में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? वृक्ष मेला। और वीर भाण की किताब का नाम बताओ। राजरूपक करनीदान जी की किताब सूरज प्रकाश। इन किताबों से किसकी जानकारी मिलती है? अहमदाबाद युद्ध, जिसमें किसने किसको हराया? अभय सिंह ने सर बुलंद खान, जो कि कहां का गवर्नर था? गुजरात गवर्नर था। मान सिंह जब जालोर में था तो उसके राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की? तो उसने बाद में नाथ संप्रदाय के लिए कौन सा मंदिर बनवाया? कौन सी बुक लिखी? उसे मारवाड़ का कौन सा राजा कहते हैं? मारवाड़ का सन्यासी राजा का। मारवाड़ में पुस्तकालय कौन सा बनवाया? मान पुस्तक प्रकाश। 1818 में अंग्रेजों के साथ 1827 में नागपुर के कौन से राजा को शरण दी? आपा साहिब भोंसले। 32 में कौन से गवर्नर जनरल के दरबार का बहिष्कार किया? विलियम बेंटिक ने वो दरबार कहां लगाया था? बांकीदास जी की किताबों के नाम बताओ। बांकीदासरी ख्यात मान जसो मंडन कुकवि बत्तीसी दातार भावनी आयो अंग्रेज मुल्क रहो पर, जिसमें उन राजाओं की आलोचना है जो कि अंग्रेजों का साथ देते हैं। बीकानेर में कौन से वंश का शासन था? संस्थापक कौन थे? राव बिका। राव बिका किसके बेटे थे? कौन सी माता जी के आशीर्वाद से? अपने कौन से अंकल और कौन से छोटे भाई? करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की। कहां पे राजा घोषित किया गया बिका को? कहां पे? कोडमदेसर। कोडमदेसर में कौन सा मंदिर बनवाया? बीकानेर की स्थापना कब की गई? 1488। कौन से त्योहार के दिन आखा तीज को बीकानेर में जोधपुर के कौन से राजा पे अटैक किया और वहां से क्या लेके आए? और कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? कौन से राजा को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? लोणकरण ने आपके जैसलमेर के कौन से राजा को हराया? किसको? जैत सिंह। नागौर के मोहम्मद का कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? दोषी के युद्ध में। किसके खिलाफ? अभी मीरा कहां का नवाब था? कौन सी झील बनवाई थी? और कौन से गुरु के आशीर्वाद से राजा बने थे? जसनाथ। किसके आशीर्वाद से? राती घाटी का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में? जैत सिंह और कामरान। कामरान किसका भाई था? कामरान पहले कौन से किले पे कब्जा करता है? इस युद्ध में कौन जीता? इस युद्ध की जानकारी कौन सी किताब में? राव जैतसिरो छंद, जो कि किसने लिखी थी? बिठू सूजा। राज विनोद किसने लिखी? सदाशिव भट्ट, जो कि कौन से राजा के दरबार में? किसके? कल्याणमल। किसके दरबार में था? अच्छा बताओ, राय सिंह किस किस का मनसबदार था? अकबर और जहांगीर। अकबर ने कितने का मनसब दिया? उसने कठौली के युद्ध में किसको हराया? किसको मार दिया? अकबर ने कितने परगने दिए? जहांगीर ने कितने का मनसब दिया? और जहांगीर ने उसको किसकी जिम्मेदारी सौंपी? किसके विद्रोह के टाइम? कौन से मंत्री की देखरेख में किला बनाया गया? कौन सा किला बनाया गया? उस समय राय सिंह खुद कहां था? बुरहानपुर। कहां पे था? इतनी बातें बढ़ी, आगे बढ़े। मैंने बताया था कि अकबर ने जयमल पत्ता की मूर्तियां लगवाई थी आगरा के किले में। कहां लगवाई? राय सिंह ने लगवाई जूनागढ़ के किले में। कौन से किले में? तो जयमल पत्ता की मूर्तियां कौन से किले में? राजस्थान में। देख लो, लास्ट लाइन क्या थी? जूनागढ़ का निर्माण करो, यही तो थी, लिख लो। इस किले में जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। स्टैच्यूज ऑफ जयमल एंड पत्ता आर लोकेटेड इन दिस फोर्ट। तालियां बजा रहे हैं, बरसात की गड़गड़ाहट है। इस किले में जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। आइडल्स ऑफ जयमल एंड पत्ता आर लोकेटेड इन दिस फोर्ट। किसकी मूर्तियां लगी हुई है? जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई। राय सिंह जी बड़े दानवीर आदमी थे। मैंने बीच में एक बंदे का नाम बताया था आपको, मुंशी देवी प्रसाद। कहां नाम पड़ा उनका बताओ? मोहनोत नैन सिंह को कहते हैं राजपूताने का। तो मुंशी देवी प्रसाद अपने के इतिहासकार थे, जो कि नैन सिंह को कहते हैं कि वो राजपूताने का अबुल। वही आपके मुंशी देवी प्रसाद राय सिंह को कहते हैं कि वो राजपूताने का कर्ण है। क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कौन कहता है?
राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? कौन कहता है? मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। मुंशी देवी प्रसाद कोल्ड राय सिंह इज कर्ण ऑफ राजपूताना। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। मुंशी देवी प्रसाद कोल्ड राय सिंह इज कर्ण ऑफ राजपूताना। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा था राजपूताने का? और कहते राय सिंह जी वाकई बड़े दानवीर आदमी हुआ करते। कहते हैं राय सिंह जी की एक बेटी थी, बेटी की शादी की हुई थी आमेर के राजा मान सिंह के साथ। मान सिंह हल्दीघाटी युद्ध में जो अकबर का सेनापति है, तो उसके साथ किसकी शादी की हुई? राय सिंह की बेटी। और राय सिंह जी दानवीर आदमी, राय सिंह जी दिल्ली दान दे दे। पता चले आज राय सिंह जी ने 11,000 का दान दे दिया, आज फलाने आदमी को इतना सोना दे दिया, आज फलाने आदमी को हाथी दे दिया, आज उसको जमीन दे दी। अच्छा अब तो क्या था, कोई दान देता अखबारों में आ जाता, फलाने बहमासा इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। पहले क्या हुआ करता, तो पहले कवि जो होते कविताएं लिखते, जो संगीतकार होते उनपे गीत बनाते, कवि उनपे दोहे लिखते। अब वो दोहे पूरे राजस्थान में घूमते, और इधर राजकुमारी को पता चलता कि मेरे पिताजी ने आज 5100 रुपए का दान दिया। और वो बाकी सारी रानियों को इकट्ठा करती, इधर आओ पार्टी अपनी तरफ से भंडारा आज। किस बात का? मेरे पिताजी ने दान दिया, सुना नहीं? मेरे पिताजी भी दो दोहे आगे मार्केट में। और फिर वो रानियों को टॉर्चर और करती बाकियों को, तुम्हारे पिताजी भी कभी दान देते? छोटा मोटा 11-21 का दान दिया है कभी? बाकी रानियां बेचारी तंग होती। कहते भाई राय सिंह जी ने एक बार किसी एक बंदे को 1 लाख रुपए दान दे दिए। कितने दे दिए? बड़ी रकम होती है भाई 1 लाख रुपए उस टाइम। 1 लाख के दान दिए, तो उस रानी ने, जो राजकुमारी थी राय सिंह जी वाली, जो मान सिंह जी की रानी थी, उसने बाकी रानियों को 3 दिन भंडारा दिया अपनी तरफ से। अगर पापा ने 1 लाख का दान दिया, कितने का दान दिया? तो बाकी रानियां परेशान हुई। बाकी रानियों ने मान सिंह जी को शिकायत की कि मान सिंह जी, यदि ये जो रानी है इसके पिताजी दान देते हैं तो इसमें हम क्या करें, और यदि हमारे पिताजी नहीं देते तो भी हम क्या करें, हमारी क्या गलती है इसके अंदर? और हिंदू धर्म कहता है कि दान गुप्त दान होता है, इस हाथ से दे तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये क्या यूं सुनाती रहती है, मेरे पिताजी ने इतना दान दिया, मेरे पिताजी ने इतना दान दिया। तो मान सिंह जी को बुरा लगा, और मान सिंह जी ने जाके अपनी रानी को कहा कि देखो, दान देते हैं आपके पिताजी, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से उसका शो ऑफ करना आप प्लीज जैसे मत बताया करो कि दान दिया है, दान दिया है। तो उसने क्यों ना बताऊं, दिया तब बताती हूँ। आपने दिया कभी? तो मान सिंह जी को लगा रडार अपनी तरफ घूम गई। मान सिंह जी खाना खा के बाहर गए, वित्त मंत्री को बुलाया, और वित्त मंत्री को बुला के कहा कल सुबह उठते ही मैं बाहर आऊंगा, बिना मुंह धोए बिना चाय पिए 5 आदमी तैयार रखना जिनको मैं 1-1 लाख रुपए दे सकूं। मतलब कितने रुपए देने? रुपए लेके वित्त मंत्री जी खड़े रहना, 5 गरीब आदमी तैयार रखना। अगले दिन वित्त मंत्री जी 5 लाख रुपए ले खड़े, 5 जेन्युइन गरीब आदमी जिनको वास्तव में रुपए की आवश्यकता है, उन 500 को मान सिंह जी ने 1-1 लाख रुपए दिए, और चुपचाप जाके सो गए, किसी को बताया नहीं। पर ये खबरें कहाँ छुपती है, आप नहीं बताओगे लोग बताएंगे। उन गरीबों ने जाके कहा कि साहब राजा हो तो मान जैसा, बिना मुंह धोए कुल्ला किए बिना 1-1 लाख के दान बांट गया, और किसी को बताया नहीं, चुपचाप जाके सो गया। अब बाकी रानियों को मजा है। बाकी रानियों ने, वो जो रानी थी उसके कमरे के बाहर जाके बातें करनी शुरू की कि सुना आज 1,05,000 दान दिए, 5 लाख। और आदमी ने रातों रात किसी को, कानो कान किसी को खबर नहीं पड़ने दी। इतने में दूसरी रानी कहे कि वैसे सुना है थोड़े दिन पहले किसी ने 1,00,000 दिए थे। कोई तीसरी कहे अरे उसमें तो 3-3 दिन भंडारे किए लोगों ने, 1,00,000 रुपए में 3 दिन भंडारे। अब वो रानी अंदर बैठी बड़ी फ्रस्ट्रेट हो तो आधे दिन के बाद में, दोपहर के बाद में बाहर आई, बाहर आके बाकी सब रानियों का कि मेरी तरफ से पार्टी है। आज किस बात की पार्टी है? तो इस दुनिया में 2 ही लोग दान दे सकते हैं, या मेरे पिता या मेरे पति। चित भी अपने। तो राय सिंह जी वाकई दानवीर आदमी थे, इसलिए राय सिंह जी क्या कहा जाता राजपूताने का? तो कलयुग के कर्ण हो गए लूणकरण जी, और राजपूताने कर्ण हो गए राय सिंह जी। उनको कहा था बिट्टू सूजा ने, इनको कह रहे मुंशी राय सिंह जी। जितने अच्छे दानवीर आदमी थे उच्च थे, खुद भी बहुत अच्छे कवि थे, किताबें लिखी उन्होंने, लिखो राय सिंह की पुस्तकें।
इनको क्या मिला आज? प्रभात सर मिल गए? इतने हंसेंगे तो ये। आपने पहले ऐसे ही बजाई थी? आप नहीं बजे? हैं? आज सर ने परिचय दिया तो बजाई आपने? अच्छा, चलो। वी सर जोधपुर चले गए तो सर ये कुछ टॉपिक सर ही करवाते हैं इकोनॉमी के। सर ये टॉपिक करवा देंगे। वी सर वाले जो टॉपिक बचे होंगे वी सर वापस आकर कराते हैं। वहां जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में कोई एक बैच कंप्लीट होने वाला है। वहां विजय सर की इथिक्स बाकी पड़ी थी तो इथिक्स करवा देंगे, बाद में आ जाएंगे वापस। क्या क्या पढ़ा था बताओ देखे। रायसिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधित। दोबारा बोलो एक बार, क्या क्या नाम है? रायसिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला। ये जो बाल बोधिनी है ना, ये ज्योतिष की कई किताबों में टीका है। टीका समझते हो? टीका मतलब बड़ी किताबें जो होती है उनका छोटे रूप जो भी बना दिए जाए उनको क्या बोलते हैं? टीका। तो बाल बोधिनी ज्योतिष ग्रंथों पे क्या है? टीका। लिख लो। कमेंट्री ऑन एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट, ज्योतिष ग्रंथों पर टीका। कमेंट्री ऑन एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट, ज्योतिष ग्रंथों पर टीका। कमेंट्री ऑन एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट, ज्योतिष ग्रंथों पर टीका। तो राय सिंह जी जितने अच्छे विद्वान आदमी थे उतने अच्छे दानवीर थे। विद्वान का तो कहते हैं राय सिंह जी एक बार साउथ इंडिया गए हुए थे। बुरहानपुर ये सब साउथ इंडिया में नीचे वाला हिस्सा है। साउथ इंडिया में पोस्टिंग हो रखी राय सिंह जी की। और एक दिन वहां जा रहे साउथ इंडिया में और अचानक एक फोग का पौधा दिखाई दे गया। किसका पौधा? फोग। फोग एक पौधा होता है, पश्चिमी राजस्थान में होता है फोगड़ा। बीकानेर में होता है ज्यादातर, तो इधर बाकी राजस्थान में भी कम ही पाया जाता है। बीकानेर में बहुतायत में फोगड़े होते हैं। तो फोग का इतना सा पौधा होता है, झाड़ी नुमा पौधा होता है। वहां दिख गया उनको, साउथ इंडिया के अंदर वो दिखाई दे गया। साउथ इंडिया में दिखाई दिया तो अचानक फोग को देखते उनको बीकानेर याद आता है। और उनको लगता है यार ये तो एकदम हमारे बीकानेर का पौधा है, यहाँ महाराष्ट्र में क्या कर रहा है, साउथ इंडिया में क्या कर रहा है। तो उस पौधे को देख के दोहा बोलते हैं कि तू सैंदेसी रूखड़ो। बोलो देखे। सैन देसी मतलब एकदम देसी, टिपिकल देसी। रूखड़ो मतलब पेड़। रूख का मतलब तो पेड़ होता है। तू सैंदेसी रूखड़ो मैं परदेसी लोग। बोलो। तू सैंदेसी रूखड़ो मैं पर। तू हमारा एकदम देसी पौधा है, हम भी इस देश के नहीं, हम भी परदेसी। मैं तो अकबर तेड़िया। बोलो देखे। तेड़ना मतलब होता है भेजना। तेड़ना मतलब क्या होता है? तेड़ना मतलब, हाँ आपको बताने ज्यादा जरूरी है, पहले बता था तेड़ना सब। हाँ तो अब से याद रखना तेड़ना मतलब। तो मैं तो अकबर है तेड़िया, हमें तो किसने भेजा? तू क्यों आयो भोग, तू क्यों आ गया इतनी दूर, तेरे को किसने भेज दिया। बोलो देखिए पूरा दुआ क्या है। तू संदेसी रूखड़ो मैं परदेसी लोग, मैं तो अकबर तेड़िया, तू क्यों आयो। तो राय सिंह जी में आंसू कविता। आंसू का आंसू कवि समझते हो? ऐसा कवि जो हाथों हाथ कविता बना दे उसको क्या बोलते हैं? तो राय सिंह जी विद्वान आदमी थे, किताबें लिखी, दोहे लिखा करते। कौन कौन सी किताबें लिखी दोबारा बताओ। याद रहेगी बात। दरबारी विद्वान लिखो। जयता, और जयता की बुक का नाम क्या है? राय सिंह प्रशस्ति। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति। ये जो प्रशस्ति है जूनागढ़ किले में लगी हुई। कहाँ लगी हुई है भाई? जूनागढ़ का किला बनवाया तो उसमें प्रशस्ति लगाई। राय सिंह के टाइम का किला इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? राय सिंह। लिख लो। यह प्रशस्ति जूनागढ़ किले में लगी हुई है। दिस यूलॉजी इज लोकेटेड इन जूनागढ़ फोर्ट। यह प्रशस्ति जूनागढ़ किले में लगी हुई है। दिस यूलॉजी इज लोकेटेड इन जूनागढ़ फोर्ट। अगले राइटर का नाम लिखो, जय सोम। हाँ बोलो। दुर्ग और किला एक ही होता है, और बोलो। इतना कठिन सवाल पूछा आपने।
लिख लो चुपचाप। इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिख लेना रहे। फालतू में इंग्लिश बनाने की कोशिश की, गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। एक बार हिंदी में लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। इंग्लिश वाले हिंदी में लिखो। वैसे मेंस में 120 नंबर का हिंदी का पेपर आएगा। करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम। ये एक ज्यादा लगा। उल्टा कर दिया, किरणकम काव्यम। अभी देखो, अपने याद कर लेंगे, 2 मिनट लगेंगे जिसको याद करने। सबसे सिंपल, जितने लंबे नाम होते हैं उतने जल्दी याद होते हैं। चार शब्द है, बोलो देख क्या क्या लिखे हुए। करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्य। क्या क्या नाम है? करमचंद वंश उत्कीर्णकम। जूनागढ़ का किला किसकी देखरेख में बनाया गया? आगे बात समझे। वंश मतलब करमचंद का वंश, उत्कीर्णन मतलब खोदना। क्या मतलब हुआ? करमचंद के वंश को खोदने वाली कविता। करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्य। करमचंद के वंश को बताने वाली कविता, करमचंद के वंश का उत्कीर्ण करने वाली कविता, करमचंद के वंश को उल्लेख करने वाली कविता। कुछ ही बोलो आप, क्या नाम है? चार बोलो देखिए। करमचंद वंश उत्कीर्णकम। क्या नाम है? करमचंद वंश। कोई किताब का नाम नहीं पूछे, आपसे पूछेंगे करमचंद की जानकारी देने वाले राइटर का नाम बताइए। या जयसोम ने जिस करमचंद की जानकारी दी उसकी देखरेख में कौन सा किला बनाया गया? या जूनागढ़ किला बनाने वाले करमचंद की जानकारी देने वाला राइटर कौन? आगे बात समझ। फिर इस किताब का एक महत्व है। अब करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्य में करमचंद के बारे में लिखेंगे तो बताना पड़ेगा ना, राय सिंह जी के दरबार में था, तो इस किताब में राय सिंह जी कहा गया राजेंद्र। क्या कहा गया? क्या कहा गया? सुनना बात। राजेंद्र का मतलब होता है ऐसा राजा जो दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करे। ऐसा राजा जो अपने हारे हुए दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करे, उसको क्या कहते हैं भाई? एक तो ये तरीका होता है कि आपने एक दुश्मन को हराया, हराने के बाद जेल में डालो, नंगा करके भगाओ इसको यहाँ से। एक ही है कि हार गया, आपने कहा कोई बात, हार जीत होती रहती, लड़ाई में हो सकता था मैं भी हार जाऊं, बैठ भाई बराबर बैठ, संधि करते हैं, ये भी तो एक तरीका है। तो हारे हुए दुश्मनों के साथ अच्छे बर्ताव करने वाले आदमी क्या कहते हैं? तो जय सोम ने राय सिंह को क्या कहा गया? अब राय सिंह का जिक्र होगा तो राय सिंह के पिताजी भी बताने पड़ेंगे। राय सिंह कल्याणमल का बेटा है, तो कल्याणमल जैत सिंह के बेटे हैं, जैत सिंह लूणकरण के बेटे हैं, जिसके नाम वापस लिखा होगी लूणकरण कर्ण के समान है। किसके समान है? जैसे बिट्टू सुजान ने कहा था कलयुग का कर्ण, जय सोम भी कहता है हाँ भाई दानवीर तो गजब थे लूणकरण जी, और उनको क्या कहा गया? कर्ण। तो इस किताब में राय सिंह को क्या कहा गया? लूणकरण की तुलना किससे की गई? देखो, इस पुस्तक में इन दिस बुक, इस पुस्तक में इन दिस बुक राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह इज रेफर्ड इज राजेंद्र। राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह इज रेफर्ड इज राजेंद्र। राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह इज रेफर्ड इज राजेंद्र। तथा लूणकरण की तुलना कर्ण के साथ की गई है। एंड लूणकरण इज कंपेयर्ड विद कर्ण। तथा लूणकरण की तुलना कर्ण के साथ की गई है। एंड लूणकरण इज कंपेयर्ड विद कर्ण। लूणकरण की तुलना किसके साथ की गई है? कर्ण के साथ की गई। किसके साथ की गई? कर्ण के। याद रह जाएगी बात। अब नीचे दरबारी विद्वान छोड़ो, एक अलग से हेडिंग डालो, उसमें लिखो पृथ्वीराज राठौड़। कल्ला राय मलोत के मरसिए किसने लिखे थे? हेडिंग डालो। लिखो, यह है राय सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ राय सिंह। यह राय सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ राय सिंह। अब राय सिंह यदि अकबर का मनसबदार है तो पृथ्वीराज राठौड़ भी अकबर के पास रहता है। तो अकबर ने इसको एक किला दे रखा था, गागरोण। कौन सा किला? देखो, अकबर ने इसे गागरोण किला दिया था। अकबर गेव हिम गागरोण फोर्ट।
अकबर ने इसे गागरोन किला दिया था। अकबर गेव हिम गागरोन फोर्ट। गागरोन कहां पड़ता है? अकबर ने इसे गागरोन किला दिया था। अकबर गेव हिम गागरोन फोर्ट। कौन सा किला दिया था? किसने? इसने बुक लिखी थी भाई, बुक का नाम लिख लो। वेली कृष्ण रुक्मणी। लंबी कविताएं जो हुआ करती है उनको अपने राजस्थानी में बोलते वेली। क्या बोलते? एक वर्ड होता बेल, लंबी होती है। बेल की तरह जो लंबी कविताएं वो क्या है? भगवान कृष्ण की रानी थे रुक्मणी, पटरानी थी। तो भगवान कृष्ण और उनकी पटरानी रुक्मणी पे जो लंबी कविता लिखी गई उसका नाम क्या हो गया? वेली कृष्ण रुक्मणी। क्या नाम बताओ देखिए? वेली कृष्ण रुक्मणी। किसने लिखी? कदे पृथ्वीराज राठौड़ इस बुक को लिखते हैं और इस बुक को लिख के अकबर के पास लाते हैं। अकबर कहते हैं ले भाई अकबर, देखो पढ़ो बादशाह अकबर कैसी बुक है। अकबर ने कहा अच्छा ये तो राजस्थानी में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? उन्होंने कहा राजस्थानी में भी, उत्तरी राजस्थानी में। कौन सी राजस्थानी में? क्योंकि बीकानेर, गंगानगर और मानगढ़ राजस्थान में उत्तर वाला बात है। तो कोई पूछेगा ये कौन सी भाषा में लिखी हुई? तो कौन सी भाषा में? उत्तरी राजस्थान, नदन राजस्थान लिखो। भाषा उत्तरी राजस्थानी, नदन राजस्थानी। या उत्तरी मारवाड़ी लिख लो, वैसे बेसिकली उत्तरी मारवाड़ी है वो लिख लो। उत्तरी मारवाड़ी, नदन मारवाड़ी। इधर वाली को मारवाड़ी है। राजस्थानी का वह प्रकार जो पश्चिमी राजस्थान में कौन सा है? मारवाड़। तो मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, नदन मारवाड़ी। अच्छा, अपने राजस्थानी में लिखने के दो तरीके थे। एक तरीका था डिंगल और एक तरीका था पिंगल। पूर्वी राजस्थान में जो था वो तो था पिंगल, और पश्चिमी राजस्थान में जो था वो डिंगल। ये लिखने का तरीका होता है, स्टाइल होती है। जो काव्य की शैलियां होती है, काव्य की दो शैलियां थी अपने, डिंगल और पिंगल। ये पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। इधर तो किसमें लिखेंगे, डिंगल या पिंगल? किसमें? लिख लो काव्य शैली, पोइट्री स्टाइल, काव्य शैली, डिंगल। कौन सी शैली में लिखी हुई है? तो अकबर के पास लेके गए और अकबर ने कहा कि अच्छा कौन सी भाषा में है? तो कहा कि उत्तरी मारवाड़ी में। किस में लिखी हुई है? कि डिंगल। तो अकबर ने पूछा हाँ भाई डिंगल किसको आती है? अकबर को तो डिंगल आती नहीं थी, अकबर को तो कोई नहीं आती थी। अकबर अंगूठा छाप, अनपढ़ आदमी था। तो एक विद्वान खड़े हुए अपने, दुर्सा आढ़ा। कौन खड़े हुए? किताब पढ़ी हमने उनकी, एक राव सुल्तान राग कवि। उनका साहब डिंगल मुझे आती है। ये लो भाई दुर्सा जी, ये पकड़ो किताब और पढ़ के बताओ देखिए कैसी है। दुर्सा जी ने कहा 2-4 दिन का टाइम दो। दिया टाइम, आराम से पढ़ के बता दो। 2-4 दिन बाद दुर्सा जी दरबार में। दुर्सा जी ने कहा कि सर देखो बात ऐसी है, हमारे हिंदुओं में 4 वेद है। कितने वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मेरा यदि बस चले तो मैं इसको 5वां वेद घोषित कर दूं। क्या घोषित कर दूं? ये उतनी महत्वपूर्ण किताब है जितने महत्वपूर्ण क्या है? वेद। वेद 4 है तो इसको क्या कहा जाए? हमारे हिंदुओं में 18 पुराण है। कितने पुराण है? ये साहब 19वां पुराण। तो दुर्साढ़ा ने इस पुस्तक को क्या बताया? 5वां वेद और 19वां पुराण। कौन सी बुक को? किसकी है बुक? बता कौन रहा है? लिखो। दुर्सा आढ़ा ने इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण बताया था। दुर्सा आढ़ा called this book as fifth Ved in 19th Puran. दुर्सा आढ़ा ने इस पुस्तक को 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। दुर्सा आढ़ा called this book as fifth Ved in 19th Puran. 5वां वेद और 19वां पुराण बताया था। कौन सा वेद बताया? 5वां। कौन सा पुराण बताया? 5वां वेद और 19वां पुराण। कौन सी बुक को? वैली कृष्ण रुक्मणी। कौन बताया? फिर भाई साहब इसके बारे में जानकारी मिली जेम्स टोड को। किसको मिली? उसने कहा भाई साहब पूछो मत। हो। ये किताब पढ़ने के बाद आदमी में उतनी ताकत आती है जितनी 10,000 घोड़ों में है। किसमें है? इस किताब में भाई साहब 10,000 हॉर्स पावर है। ऐसा कौन कहता है? देखो जेम्स टोड के अनुसार। जेम्स टोड की खूब तारीफें करके गया। उसने कहा तारीफें करने के पीछे क्यों रहना, धूड़ खानी धोबा बरबर खानी। जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड, इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। दिस बुक हैज फोर्स ऑफ 10,000 हॉर्सेस, या पावर ऑफ 10,000 हॉर्सेस।
इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। दिस बुक इज पावर ऑफ 10,000 हॉर्सेस। किसने कहा ऐसा? कौन सी बुक के बारे में? जोगी किसने लिखी? जोगी कौन सी भाषा में? उत्तरी मारवाड़ी। किसमें है? जोगी कौन सी शैली में है? जिसको कौन कहता? 5वां वेद और 19वां पुराण। दुर्सा आटा। जोगी किसके दरबार में रहा? पृथ्वीराज राठौड़। अकबर कौन सा किला दे रहा है उसको? किसका छोटा भाई है वो? भाई बात समझ। अब आ गया अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों का राज आ गया तो अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती कलकत्ता। कौन सी राजधानी है? अंग्रेजों का जब अपने राज है तो अंग्रेजों ने कहा भारत की जो भी पुरानी किताबें हैं इनका ट्रांसलेशन करवाओ। भारत की जो भी पुरानी किताब इनका क्या करवाओ? अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश में भी कराओ, फ्रेंच में भी कराओ, जर्मन में भी कराओ, बेचो। अंग्रेज व्यापारी आदमी थे, क्या बेचेंगे? यूरोप में ले जाके इनकी किताबों में क्या ज्ञान विज्ञान है पता चले, फिर इन लोगों का पता चले ये क्या सोचते हैं, क्या खाते पीते पढ़ते हैं। जिन लोगों के इन चीजों के बारे में जानकारी होती है उन पर राज करना आसान रहता है। जिन पर आप राज कर रहे हो उनके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए। हाँ हाँ है मार्केट में। अब बता राजी, चल। हाँ किसके बारे में? हाँ भगवान कृष्ण रुक्मणी सामने लिखा हुआ तो है। इमरान। मैंने कहा भगवान कृष्ण उनकी पटरानी रुक्मणी की जानकारी है। किताब का नाम है वेली कृष्ण। सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ देगा सीता किसका बाप था। ऐसे कैसे कर सकता है? तेरे को क्या लगा किसकी जानकारी? जेम्स टोड। है समझ में आ गई अब तेरी बात? पक्की बात? आगे चलो। अब ये कभी नहीं भूलेगा। इमरान कर ये क्वेश्चन तो आ गया तो हाथों हाथ कर दू। चलो, तो अंग्रेजों का राज है। अंग्रेजों कलकत्ता में राजधानी है। अंग्रेज एक काम करवाते हैं कि अपनी किताबों का क्या करवाते हैं? ट्रांसलेट। अंग्रेजों को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनको कई भाषाएं आती हो। ट्रांसलेशन तभी कर पाएंगे। चाहे मुझे यदि हिंदी इंग्लिश आती है तो मैं हिंदी की इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कर लूंगा, पर उनको तो कई भाषाओं में करवाने थे, तो मल्टी लैंग्वेस्टिक बंदा चाहिए उनको। तो उनके पास एक बंदा आया, इटली का एक बंदा आया, उसका नाम था एलपी टेसिटोरी। क्या नाम था? पढ़ा हमने कई नाम। कालीबंगा की सबसे पहले जानकारी देने वाला बंदा एलपी लुइस पिया टेसिटोरी, इटली के उदिने गांव का रहने वाला। कौन से गांव का? और उसने आका भाई साहब मुझे इटालियन और इंग्लिश तो आती है, मुझे इंडिया वाली में संस्कृत आती है, हिंदी आती है, फारसी आती है, राजस्थानी आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है। लाओ तुम तो किताबें लाओ, मैं ट्रांसलेशन की लगा दूं डेरी। और तैसी तौरी को ले जाके दी संस्कृत की पुस्तकें कर, हिंदी की किताबें, मराठी की किताबें, गुजराती की किताबें, उन्हें सबके ट्रांसलेशन करती। लास्ट में उसी को किसी ने पकड़ाई कि लै राजस्थानी किताब। उसको जब राजस्थानी की किताबें पकड़ाई गई उसको मजा आया। उसने मतलब ये जो अभी किताबें लाए तुम, ये कहां पड़ता है इलाका? तो अंग्रेजों ने कहा देख ले अपने बैठे हैं यहाँ, और हे ठेठ उधर जाके पड़ता है। भाई कलकत्ता बैठे थे, कलकत्ता कौन सा? ईस्टर्न कोस्ट। अपने कहां बैठे हैं? वेस्टर्न पे। तो उनका भाई अपने यहाँ ये यहाँ बैठे। तो उसने कहा यार मुझे यहाँ भेज दो, मेरी पोस्टिंग यहाँ कर दो यार, मैं इन लोगों के बीच में रहना। क्या खतरनाक लोग थे यार, क्या कहानियां इनकी, क्या इनके पूर्वज रहते, मुझे यहाँ जाके काम करने दो। अंग्रेजों का पर एक समस्या है, ये इलाका हमारे अधीन नहीं है, ये इलाका राजाओं का इलाका है, इसलिए हमारी वहां पर चलती ब्रिटिश इंडिया अलग है और राजाओं का इंडिया अलग है। हम ब्रिटिश इंडिया में बैठे हैं, ये राजाओं वाला इंडिया, वहां हमारी नहीं चलती, वो अलग इलाका, वहां राजाओं की चलती। तो उसने कहा तो मैं यार वहां जाके काम करना चाहूं तो अंग्रेजों ने कहा हम तो नहीं भेज सकते, वहां राजाओं के पास जाके काम करना पड़ेगा। उसने अंग्रेजों को दिया रिजाइन, रखो तुम्हारी नौकरी पास रखो। और वो आपने आ गया जोधपुर। कहाँ गया? और जोधपुर में आगे जोधपुर के राजा के पास ट्रांसलेशन करने लग गया। पढ़े लिखे लोगों के हर दौर में कदर होती है। जोधपुर राजा ने कहा लो भाई बैठो हमारी किताबों की ट्रांसलेशन करो। पर राजा कान के बड़े कच्चे हुआ करते। किसी ने जाके जोधपुर के राजा के कान बढ़ती है कि ये ना जासूस है अंग्रेजों का, और ये पता लगाना है आपके बारे में, उल्टी सीधी बातें बताता अंग्रेजों को जाके, अंग्रेज आपकी रियासत पे कब्जे करेंगे। तो राजा ने कहा धक्को जन बाहर काट। इस आदमी को यहाँ पे रखना। भी तो सितोरी कहां से बाहर निकाल दिया गया। तो तैसी तोरी लगा अब कहां जाऊं, तो जोधपुर के आगे आता बीकानेर। तैसी तोरी कहां चला गया?
बीकानेर में एक राजा राज करें, गंगा सिंह। क्या नाम है? और गंगा सिंह जी के पास गया। गंगा सिंह जी ने कहा, अरे इधर आ, इधर आया, चाहिए तेरे जैसा आदमी। हमारे पास एक लाइब्रेरी है। क्या है? और चल उस लाइब्रेरी का तेरे को पूरी लाइब्रेरी सौंपता हूँ। और तैसी तोरी को वो लाइब्रेरी दी गई। उस लाइब्रेरी का नाम था अनूप संस्कृत पुस्तकालय। क्या नाम था? 3000 हाथ से लिखी हुई किताबें पढ़ी थी उसमें। कितनी किताबें? उस समय राजस्थान में सबसे अधिक किताबें यदि किसी लाइब्रेरी में थी तो बीकानेर वाली लाइब्रेरी में थी। और तैसी तोरी को मजे आ गए, तूने सारी पढ़ी। 3000 किताबें न केवल पढ़ के गया बल्कि सब पे फुटनोट लिख के गया है। इसमें क्या कमियां, इसमें क्या है, इसमें क्या है। इस वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में तो पहली बार बताता ही वही है। हमें तो पता ही नहीं था ऐसी कोई किताब भी बीकानेर वालों के पास पड़ी है। वो बेचारा निकाल के लाया इस किताब को। उसने कहा कितनी महानतम किताब तुम्हारे पास में पड़ी हुई है, ये देखो तुम। और उसने बताया कि यार इसके अंदर क्या क्या बात लिखी है। राव जेठ सिरो छंद वही निकाल के लाया था, वरना लाइब्रेरी में नीचे कहीं छुप गई थी। उसने कहा यार क्या किताब है तुम्हारे पास, यार इसको पढ़ के देखो। और न केवल उसने किताबें पढ़ी बल्कि कालीबंगा के बारे में बता गया, खोद लो। ये तो अपने राजा ने खुदाई की उसकी नहीं। पर जब वो वेली कृष्ण रुक्मणी को पढ़ता है तो वो कहता है कि यार मजा आ गया। ऐसी कैसी किताबें हमारे इटली में भी किसी आदमी ने रखी है। जो राइटिंग स्टाइल ये है, वैसी वैसी स्टाइल हमारे इटली में भी एक बंदे की रही है। उस बंदे का नाम था होरेस। क्या नाम था? होरेस। पर उसने कहा यार हमारे होरेस ने जो भी लिखा है वो रोमन लैंग्वेज में लिखा है। किस में लिखा है? इटली में लैंग्वेज कौन सी? रोमन चलती, तो उसने हमारे रोमन में लिखा है। और तुम्हारे वाला लिख लिया डिंगल में। तुम्हारी शैली कौन सी हो गई? इसलिए वो कहता तुम्हारा पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का होरेस है। डिंगल का? ऐसा कौन कहता है? एलपी तेसितोरी। कहां का रहने वाला था? तो इटली का बंदा तो इटली वाले से तुलना करेगा। इटली का कौन है? होरेस। इटली वाला तुलना करेगा पृथ्वीराज राठौड़ की, तो किससे करेगा? होरेस की। तो पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना किससे की जाती है? होरेस से। ऐसी करता कौन है? एलपी तेसितोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा था। एलपी तेसितोरी called पृथ्वीराज राठौड़ एज होरेस ऑफ डिंगल। एलपी तेसितोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा था। एलपी तेसितोरी कॉल्ड पृथ्वीराज राठौड़ एज डिंगल होरेस ऑफ डिंगल। डिंगल का होरेस कहा था। क्या कहा था? डिंगल का होरेस कहा था। लिख लो। यह उदिने का रहने वाला था। उदिने इटली में एक जगह पड़ती है। कहां पड़ता है? इटली। कौन रहने वाला है उदिने का? यह उदिने का रहने वाला था। कोष्टक में इटली लिखना, ही बिलोंग्ड टू उदिने। यह उदिने का रहने वाला था। बीकानेर में मरा था। 32 साल में तो मर ही गया। उससे पहले 3000 किताबें पढ़ गया। यहाँ 32 साल में समझ नहीं आ रहा जिंदगी में करना क्या है। आरएस देंगे, आईएएस देंगे, यही नहीं समझ में आ रहा अभी तक तो। क्या लिखा? कौन से नगर का रहने वाला था? उदिने। उदिने का रहने वाला था। कौन? उदिने कहां पड़ता है? याद रहेगी बात। जैसे ये ना अभी अपने कोरोना आया था, ऐसे 100 साल पहले जो बीमारी आई थी उस टाइम, उसका नाम था स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। क्या नाम था? सबसे पहले स्पेन के सैनिकों में आया था, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? स्पेनिश। सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सैनिक थे उन सैनिकों में बीमारी आई थी, उनमें भी स्पेन वाले सैनिकों में आई थी। ये इटली जाके वापस बीकानेर आ रहा था। रास्ते में उन सैनिकों के कांटेक्ट में वायरल बीमारी थी, वायरस था, एक से दूसरे में जाता था। इसके वायरस हुआ था, बीकानेर में आके मर गया था। इसके बेचारे की दो इच्छाएं थी कि एक तो मैं राजस्थान में मरूं, एक राजस्थान में ब्याह कर लूं। तो मरा तो राजस्थान में था, ब्याह अपने वालों ने किया। इसने एक दो से कहा भी कि यार देख लो मेरा यहाँ ब्याह कर दो, अपना करने हम हमारी बहन बेटी से दूसरी जात वालों को देते। हाँ तेरे कोई बहन हो तो थोड़ा सोच सकते हैं। अपने वालों ने दिमाग लगाया है कि इसकी बहन गोरी होगी और अपनी पीढ़ियां सुधर जाएगी। तो बापड़ा यहाँ ऐसे मरा था बाद में तैसी तो। अगला राजा लिखो। हाँ बोलो। पढ़ेंगे, आधे घंटे क्लास लगाएंगे, ठीक है? अभी नहीं पढ़ना।
अभी तो इतना याद रख कि पश्चिमी राजस्थान में जो होता है वो डिंगल, और पूर्वी राजस्थान में जो स्टाइल होती है वो क्या होती है, या तो याद रह जाएगा। बस, साहित्य पढ़ेंगे तब पढ़े। अगला राजा कौन है? कर्ण। कर्ण सिंह वही है मतीरे की राड, पढ़ा हमने मतीरे का। कर्ण सिंह एक उपाधि है, लिख लो जंगलधर बादशाह। क्या उपाधि है बताओ देखे? जंगलधर बादशाह। टाइटल बताओ देखिए क्या उपाधि है? जंगलधर बादशाह। किसकी उपाधि है? कर्ण। कर्ण सिंह एक उपाधि धारण कर रहे हैं, उपाधि का नाम क्या है? बीकानेर का पुराने टाइम में नाम हुआ करता जंगल प्रदेश। क्या नाम था? धर का मतलब धरती, जंगल की धरती का बादशाह, इसलिए उपाधि क्या होगी? जंगलधर बादशाह। कर्ण सिंह के टाइम में किसी बंदे ने एक बुक का ट्रांसलेशन किया था, उस बुक का नाम है सूक सप्तति। क्या नाम है? सूक का मतलब होता तोता, सूक का मतलब क्या था? सप्तति का मतलब 700, तोते की 700 कहानियां, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? सूक सप्तति। संस्कृत की पुरानी टाइम की किताब थी, जिसके राइटर थे चिंतामणि भट्ट। कौन राइटर थे? चिंतामणि भट्ट की बुक का नाम क्या बताओ देखिए? बहुत पुरानी, बहुत किताब पुरानी किताब थी। कर्ण सिंह के टाइम में किसी ने इसका राजस्थानी भाषा में ट्रांसलेशन किया। कौन सी भाषा में? तो वो बंदा जिसने राजस्थानी में ट्रांसलेशन किया, वो अपनी बुक के शुरुआत के अंदर लिखता है कि मैं इस पुस्तक का राजस्थानी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, मैं ये सब माँ सरस्वती की कृपा से कर रहा हूँ, मैं जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह के दरबार में रहता हूँ, मैं जंगलधर बादशाह कर्ण। मैं कौन हूं? नाम ही नहीं लिखा, अपना नाम नहीं बता के गया। पर वो बुक जब हमें मिलती है तो उस बुक के ट्रांसलेशन के अंदर, वो जो बुक है उसके अंदर इसका उपाधि जो मिलती है, उपाधि कौन सी मिलती है? तो बेचारा जंगलधर बादशाह उपाधि की जानकारी हमें कहां से मिलती है? शोक सप्तति के राजस्थानी अनुवाद से। शोक सप्तति के, शोक सप्तति ओरिजिनली किसकी बुक है? अनुवाद किसने किया? अल्लाह जाने। देखो इस उपाधि की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टाइटल, इस उपाधि की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टाइटल, इस उपाधि की जानकारी शोक सप्तति के राजस्थानी अनुवाद से मिलती है। शोक सप्तति के राजस्थानी अनुवाद से मिलती इज गिवन बाय राजस्थानी ट्रांसलेशन ऑफ शोक सप्तति। शोक सप्तति के राजस्थानी अनुवाद से मिलती है, इज गिवन बाय राजस्थानी ट्रांसलेशन ऑफ शोक सप्तति। शोक सप्तति के राजस्थानी अनुवाद से मिलती है, शोक सप्तति के राजस्थानी अनुवाद से मिलती। नीचे एक लाइन में लिखे और बॉक्स में बंद कर लो। शोक सप्तति चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है, या शोक सप्तति की रचना चिंतामणि भट्ट ने की थी। चिंतामणि भट्ट रोट शोक सप्तति। शोक सप्तति की रचना चिंतामणि भट्ट ने की थी। बॉक्स में बंद कर लेना अलग से। कर्ण सिंह जी ने खुद ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है साहित्य कल्पद्रुम। क्या नाम बुक का बोलो देखे? लिख लो। कर्ण सिंह की पुस्तक, बुक ऑफ कर्ण सिंह। क्या नाम है कर्ण सिंह जी की पुस्तक का? साहित्य कल्पद्रुम। किसकी बुक है? कर्ण सिंह जी। होरेस, होरेस लिखा हुआ है किसी बुक में, हीरोइंस लिखा हुआ है। उस बुक को फाड़ दे अब। लिखो क्या लिखा है, क्या लिखा लास्ट? लिखो दरबारी विद्वान। गंगाधर मैथिल। किसके दरबार में गंगाधर मैथिल?
इसलिए इसने एक बुक लिखी कर्ण भूषण। कौन सी बुक लिखी? एक बुक लिखी काव्य डाकिनी। क्या नाम है? कविता की डाकण। क्या क्या नाम बताओ देखे? कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी किसकी किताबें हैं? किसकी? गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल की किताबों का नाम क्या क्या है? कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। क्या क्या नाम है? किसकी किताबें हैं? सिंपल पूछेगा, गंगाधर मैथिल किसके दरबार में रहते थे? कर्ण भूषण कोई नहीं पूछे आपसे, काव्य डाकिनी पूछने की संभावना खूब सारी। कोई पूछेगा काव्य डाकिनी पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी? क्योंकि फिर पता चल जाता है गंगाधर मैथिल कर्ण सिंह के दरबार में, तो कर्ण भूषण कौन लिखेगा? गंगाधर मैथिल लिखेगा। पर ये काव्य डाकिनी थोड़ी अलग प्रकार की बुक हो जाती है। क्या नाम है राइटर का? गंगाधर। गंगाधर। इमरान बोल, चुप रहना रे भाई। गंगाधर, तू बोल गंगाधर। तू मैथिली पे आ गया, क्या रे मैथिली? बोल गंगाधर। तुम बोलो गंगाधर। मैथिल, नॉट मैथिल, मैथिल। दो मात्राएं। बोलो गंगाधर। गंगाधर। एक मूवी देखी है किसी ने? अब तक 56। नाना पाटेकर की मूवी है। नाना पाटेकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उसमें, और नाना पाटेकर के साथ में उसका सब इंस्पेक्टर है, जूनियर है। और नाना पाटेकर एक दिन उससे पूछता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? वो कहता है वैशाली। तो नाना पाटेकर कहता है तुम साले नॉर्थ इंडियन, वैशाली होता है वैशाली, ये वैशाली नहीं होता है। तो वैसे ही मैथिल नहीं होता है। क्या है? क्या नाम है बताओ? पूरा बोलो। गंगाधर। किताबें? कर्ण भूषण और काव्य। किसके दरबार में? अगला राजा लिखो। अनूप सिंह। आज के बाद कोई नहीं कहेगा वैशाली नगर गया था। वैशाली। अपने ये बोलते हैं वैशाली नगर। मिथिला का ब्राह्मण था इसलिए मैथिल, तेलंगाना का ब्राह्मण था इसलिए तैलंग। पढ़ते हैं। अगला राजा कौन है आपका? अच्छा, बीकानेर के ज्यादातर राजाओं की पोस्टिंग साउथ इंडिया में थी। हम पढ़ रहे हैं राय सिंह बुरहानपुर में था। कर्ण सिंह लंबे टाइम तक साउथ इंडिया में रहे थे। अनूप सिंह को भी औरंगजेब ने कहा भेज दिया? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अनूप सिंह की जीत दर्ज करते हैं, इसलिए अनूप सिंह की उपाधि थी माही मराठी। क्या उपाधि थी? उस जैसे आज होता है ना अपना परमवीर चक्र। भाई आज कोई सबसे अच्छी वीरता दिखाता है उसको कौन सा मिलता है? परमवीर चक्र। उस समय जो मुगलों की तरफ से वीरता दिखाता उनको क्या मिलते? धरती जीतने वाला माही मराठी। लिखो। दक्षिण भारत में जीत के कारण, ड्यू टू विक्ट्री इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में जीत के कारण, ड्यू टू विक्ट्री इन साउथ इंडिया, औरंगजेब ने इसे माही मराठीब की उपाधि दी थी। औरंगजेब गेव हिम टाइटल ऑफ माही मराठीब। औरंगजेब ने इसे माही मराठीब की उपाधि दी थी। औरंगजेब गेव हिम टाइटल ऑफ माही मराठीब। औरंगजेब ने किसकी उपाधि दी थी? तो लंबे टाइम तक साउथ इंडिया रहे वहां पे। जब लंबे टाइम तक साउथ इंडिया रहे तो अनूप सिंह जी ने एक बात नोटिस की, यार औरंगजेब उन दिनों में मंदिर तोड़वा रहा था। क्या तोड़वा रहा था? अच्छा, मंदिर तोड़वाने का मतलब क्या होता है? मंदिर तोड़वाने का मतलब ये था मूर्ति तोड़ दो। भाई औरंगजेब कहता था कि मूर्ति पूजा करनी नहीं, और जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं उनकी मूर्तियां क्या कर दूंगा मैं। तो उसका मानना था मूर्ति पूजा गलत है, क्यों कर रहे हो, बंद करो, और यदि फिर भी करोगे तो मैं तुम्हारी मूर्तियां तोड़ू। पर मंदिर से अपने को दो नुकसान थे। मंदिरों में हमारे केवल मूर्तियां नहीं थी, हमारे मंदिर स्कूल थे। हमारे मंदिर क्या थे? उस टाइम की स्कूल हुआ करते हो, तो उनमें किताबें भी होती। तो जब मूर्ति तोड़ने जाते तो किताबें भी फाड़ दिया करते, किताबें जला दिया करते उनको। तो बेचारे जो पुजारी जी होते हैं उनको जब भी पता चलता है मंदिर तोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो पुजारी जी किताबें लेके भागते, मूर्ति लेके भागते। अब मूर्ति तो है एक, किताबें हजार, कहाँ कहाँ लेके भागे। इसलिए किताबें तो ये करते कि किताबें तो नदी के अंदर बहा देते।
या नदी के पानी में बहा दो ताकि गलत हाथों इन पे ना लगे। वरना सैनिक आते उन किताबों को फाड़ते, थूकते, उन पे टॉयलेट करते। लगता है यार हमारी पवित्र किताबें, ये कम से कम गंदा काम तो इनके साथ नहीं, इससे अच्छा नदी के अंदर इनको क्या कर दिया जाए, बहा दिया। अनूप सिंह की वहां साउथ में पोस्टिंग। अनूप सिंह को पता चला कि यार हालत ये है, तो अनूप सिंह ने ऐलान करवाया कि कहीं भी मूर्ति और किताबों के साथ ऐसा कुछ भी होता हो मेरे को लाके दे दो, मैं बचा लूं। इसलिए वहां से खूब सारी दक्षिण भारत से मूर्तियां लेके बीकानेर के अंदर रखी, खूब सारी किताबें लेके उनको बीकानेर में रखी। वो जो 3,000 पुस्तकें हैं वो ज्यादातर वहीं से साउथ से लाए। और साउथ से जब ये किताबें ला रहे थे तब एक दिन एक बंदा इनके पास है और उसने कहा सर मेरे पास कुछ किताबें हैं और मैं आपको भेंट करना चाहता हूं, मैं तो बचा नहीं पाऊंगा, आप बचा लोगे, ला मेरे पास ला के दे किताबें। किताबें लाई तो उन किताबों पे नाम लिखे हुए थे, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज हरि वार्तिक। अरे यार ये तो हमारे कुंभा जी की किताब है, तेरे पास कैसे? हमने सुना है कि यार ये कुंभा ने लिखी थी किताबें, राइटर का नाम कुंभा। उनका सर एग्जैक्टली सही बात है, पर मेरे कभी पूर्वज मेवाड़ के अंदर रहते थे, ये किताबें उनके पास थी, फिर मेवाड़ में लड़ाइयां हुई तो मेरे पूर्वज आगे साउथ इंडिया, किताबें साउथ इंडिया आ गए, अब हमारे पास पड़ी है, हम नदी में फेंकेंगे, आप ले जाओ। इसलिए आज भी कुंभा वाली किताबें बीकानेर पड़ी है। कुंभा वाली किताबें कहाँ है भाई? अनूप सिंह जी लाए तो उस लाइब्रेरी के अंदर रखे, तो वहां से साउथ इंडिया से 2 चीजें लेके, क्या क्या लेके? मूर्तियां, दूसरा पुस्तकें। मूर्तियों का मंदिर बनवा दिया, पुस्तकों का पुस्तकालय बनवा दिया, तो सारी मूर्तियां एक ही मंदिर में रख दी। इसलिए मंदिर का नाम पड़ा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। क्या नाम पड़ा? तो किसी ने पूछा भाई किस भगवान का मंदिर है? सारे ही आ रहे, सारे कितने आ रहे हैं? सारे। अरे तो भी कितने सारे, कितने 30 करोड़। तो नंबर नाम ही क्या पड़ गया उसका, लिख लो। दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया। He brought idols of Hindu god and goddess from South India. दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया। He brought idol of Hindu god and goddess from South India. दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया तथा इन्हें बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखा। And kept them in temple of 33 crore deities of Bikaner. तथा इन्हें बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखा। And kept them in temple of 33 crore deities in Bikaner. या ऑफ बीकानेर, इन्हें बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखा। And kept them in temple of 33 crore deities of Bikaner. बीकानेर के कौन से मंदिर में रखा? 33 करोड़ देव। वो जो मूर्तियां ना, वहां पर एक मूर्ति है जिसका नाम है हेरंब गणपति। क्या नाम है? क्या नाम है? आप लिखो फिर मैं मतलब बताता हूं। यहां पर हेरंब गणपति की मूर्ति भी रखी हुई है। आइडल ऑफ हेरंब गणपति इज ऑल्सो लोकेटेड हियर, ऑल्सो केप्ट हियर। यहां पर हेरंब गणपति की मूर्ति भी रखी हुई है। आइडल ऑफ हेरंब गणपति इज ऑल्सो केप्ट हियर। किसकी मूर्ति रखी हुई है? गणपति का मतलब तो गणेश जी, हेरंब का मतलब शेर, हेरंब का मतलब शेर पर सवार गणेश जी। किस पर सवार गणेश जी? लिख लो कोष्टक में, शेर पर सवार गणेश जी। गणेशा राइडिंग ऑन लोइन, शेर पर सवार गणेश जी। कुल मिला के बाकी सब जगह गणेश जी के पास में नैनो है। यहाँ गणेश जी के पास ओडी है ना। यहाँ गणेश जी अलग ही गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं भाई साहब। बाकी सब जगह गणेश जी के पास चूहा, लेकिन बीकानेर में गणेश जी के पास क्या है? शेर। अच्छा, आप पुराने जब कोई संदर्भ पढ़ेंगे ना तो उनके अंदर आएगा कि पहले चूहा शिव जी का वाहन था। चूहा किसका वाहन था? लेकिन कालांतर में शिव का वाहन नंदी बैल हो गया तथा गणेश जी का वाहन क्या हो गया? चूहा। तो मुझे लगता है ये तो अपने गांव में होता है। पहले पापा के पास होती है बाइक, फिर पापा ले आते हैं कार, तो अपने को दे देते हैं। तो गणेश जी के पापा के पास पहले थी चूहा, पापा लेके आ गए फॉर्च्यूनर, नंदी बैल लेके आ गए, इसलिए गणेश जी को क्या दे दिया कि नैनो तुम चलो। दुर्गा माता का वाहन है शेर। दुर्गा माता का वाहन क्या है? तो मुझे लगता है माँ दुर्गा कभी माँ पार्वती से मिलने आए होंगे, घर के बाहर गाड़ी पार्क की होगी, गणेश जी महाराज गए होंगे
और कहा ये मैं हूं, ये हमारी गाड़ी और ये हमारे पावर। गणेश जी महाराज ने सेल्फी लगा दी होगी। वो जो सेल्फी है इंस्टाग्राम वाली, उसका नाम है हेरम्ब गणपति। क्या नाम है? ठीक, आगे लिखो। लिखो, दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था। He brought Sanskrit books from South India. दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था। He brought Sanskrit books from South India. तथा इन्हें बीकानेर के सरस्वती पुस्तकालय में रखवाया। And kept them in सरस्वती लाइब्रेरी ऑफ बीकानेर। तथा इन्हें बीकानेर के सरस्वती पुस्तकालय में रखवाया। And kept them in सरस्वती लाइब्रेरी ऑफ बीकानेर। अगला लिखो। इस सरस्वती पुस्तकालय को ना आजकल बोलते हैं अनूप संस्कृत पुस्तकालय। क्या बोलते हैं? अनूप सिंह का पुस्तकालय, संस्कृत की किताबें, इसलिए नाम क्या पड़ गया? लिख लो कोष्टक में, इसी लाइन कोष्टक में लिख लो अनूप संस्कृत पुस्तकालय, ताकि याद रहेगा। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। अगला लिखो। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था। कंपाइल करवाना ना। ही गॉट कंपाइल्ड म्यूजिक टेक्स्ट ऑफ कुंभा। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था। ही गॉट कंपाइल्ड म्यूजिक टेक्स्ट ऑफ कुंभा। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था। ही गॉट कंपाइल्ड म्यूजिक टेक्स्ट ऑफ कुंभा। ही गॉट कंपाइल्ड म्यूजिक टेक्स्ट ऑफ कुंभा। कुंभा के संगीत ग्रंथों क्या करवाया? बंदे ने संस्कृत की कई किताबों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया। लिख लो, संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया। ही गॉट ट्रांसलेटेड संस्कृत बुक्स इन राजस्थानी। संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया। ही गॉट ट्रांसलेटेड संस्कृत बुक्स इन राजस्थानी। जैसे मैं 2-3 नाम लिख रहा हूं, लिख लो कौन कौन सी किताबों को करवाया था। कौन कौन सी किताब बताओ देखिए। सुख कारिका, वेताल पतीसी और सुख कारिका। वो तोते वाली कहानियों किताब कौन सी होगी? सुख कारिका। वेताल, विक्रम वेताल वाली बताइए आपको। राजा विक्रम के साथ वेताल रहता है, तो वेताल की 25 कहानियां, इसलिए नाम क्या हो गया? श्रीमद् भागवत गीता। तो आप जानते हो भगवान कृष्ण का जो अर्जुन को संदेश है, वो किताब कौन सा है? ये गीता का राजस्थानी में अनुवाद करने वाले जो बंदे थे, उनका नाम था आनंद राम। क्या नाम था? लिख लो इसके आगे। आनंद राम ने अनुवाद किया था। आनंद राम ट्रांसलेटेड इट। आनंद राम ने अनुवाद किया था। आनंद राम ट्रांसलेटेड इट। किसने अनुवाद किया था? अनूप सिंह खुद बड़े विद्वान है, उन्होंने खुद ने किताबें लिखो। लिखो अनूप सिंह की पुस्तकें।
बोलो दे किताबों का नाम क्या क्या है? अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, अनुपोदय। दोबारा बोलो देखिए, अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि। क्या क्या नाम है? अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि। ये जो अनुपोदय किताब है ना, अनुपोदय, ये गीत गोविंद पे टीका है। किस पे गोविंद टीका है? गीत गोविंद पे कुंभा ने टीका लिखी थी, उसका नाम है रसिक प्रिया। गीत गोविंद पे अनूप सिंह जी ने टीका लिखी, उसका नाम है अनुपोदय। क्या नाम है? तो अनुपोदय कोष्टक में लिखो, गीत गोविंद पर टीका, कमेंट्री ऑन गीत गोविंद। याद आ गई आपकी बात? गीत गोविंद पर टीका, कमेंट्री ऑन गीत गोविंद। तो कुंभा ने गीत गोविंद पर कौन सी टीका लिखी? रसिक प्रिया। अनूप सिंह जी ने कौन सी लिखी? गीत गोविंद ओरिजिनली किसकी बुक है? किसकी बुक है? संगीत की बुक है। संगीत की टीका कुंभा लिख गया, और संगीत की टीका किसने लिख दी? अनूप। देखो दरबारी विद्वान। तुम लेट आई है इसका है? कब आई? हाँ, कोई भी राजा वनवीक सीरीज पढ़ी है? नहीं पढ़ी? वो भी नहीं जानती तुम? कौन सी क्लास में, 9th में 10th में है? कौन सी क्लास में? फाइनल में? तो फिर फर्स्ट ईयर में कौन सी किताबें पढ़ी तुमने? तो फर्स्ट ईयर कैसे पास की? ऐसे? प्लीज ये अनुभव सबको बताया जाए, ताकि हम सारे लोग लाभान्वित हो सके कि बिना पढ़े कैसे पास हुआ जाता है। फिर सेकंड ईयर कैसे पास हुई? ऐसे? क्या क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे पास बताओ? पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। और इनमें तुमने 3 साल में कुछ ही नहीं पढ़ा है? सीरीज कौन सी सीरीज पढ़ी? राजा वनवीक सीरीज। तो मैंने सबसे पहला सवाल, तुझे मेरे ही 3 मिनट खाने थे। तू चाहती थी आदमी 4 बात और पूछे, लिखाए नहीं, कम लिखवाए, कोई दुश्मनी है अपने आपस। वो जो राजा वनवीक सीरीज पढ़ी थी ना तूने, वो टीका है, क्योंकि तेरी किताब पढ़ने की तो हिम्मत थी नहीं। तो बड़ी किताब का छोटा रूप जो होता है उनको क्या बोलते हैं? टीका। कठिन किताबों के सरल रूप जब लिखे जाते उनको बोलते हैं भाष्य। क्या बोलते हैं? आगे बात समझ में? तो जयदेव की गीत गोविंद एक बहुत बड़ी किताब है। कुंभान उस पर जो छोटी किताब लिखी वो कौन सी हो गई? रसिक विद्या। और अनूप सिंह जी जो लिख रहे हैं वो कौन सी हो गई? आप जो नोट्स लिख रहे हो टीका ही तो है। आप जो नोट्स लिख रहे हो क्या है? तुम्हारे पास नोट्स पड़े हैं क्या? इन टीका का लेखक मैं हूं, रचयिता मैं हूं, लेखक तुम हो। ये ऐसा ही होगा? ठीक। और तुम्हारा भाई खोद दे इसको, तो वो क्या हो जाएगा? एनग्रेवर। वो क्या हो जाएगा? चलो ठीक। देखो दरबारी भी तो क्या क्या पढ़ाना पड़ता है टावरों को। छोटे छोटे बच्चों का बेच बना लिया यार। अरे बस, बातें नहीं करनी है। उतारो देख। क्या क्या नाम किताबों के? संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत। नॉर्मली इतना तो पता चलता है कि अनूप सिंह के दरबार में संगीत पे किताबें लिख रहा है। किसके दरबार में बैठा है बंदा? अनूप सिंह। किस पे किताबें लिख रहा है? ऑनलाइन वाले क्या क्या पूछेंगे? सर, एज वी कैन सी many kings were compared to Danvir Karna. So how we will differentiate between them? That question is asked about which king. राजाओं की तुलना कर्ण से की जाती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किसके साथ है? तो हमें वो बाकायदा बताएंगे।
बिट्टू सुजा ने कर्ण किसको कहा? कलयुग का कर्ण किसको कहा? जय सोम कर्ण के साथ तुलना किसकी करता है? किसकी करता है? मुंशी देवी प्रसाद राजपूता ने कर्ण किसको कहते हैं? होगी तुलना, खत्म। पता नहीं चल रहा तुम्हें कौन किसके साथ कर रहा है? ऑनलाइन वालों, तुम्हें कैसा नहीं पता चल रहा है? घर पे बैठे बैठे ठंडे मौसम में चाय पीते पीते पढ़ते हो, है ना? ऑनलाइन वालों के मजे हैं। मतलब तुम्हें तो 2 घंटे मेरे सामने बैठना ही पड़ता है। मैं कितना भी खराब पढ़ाऊं तो भी तुम्हारी मजबूरी है। क्या करो, तुम्हें झेलना ही पड़ता है। जी तो तुम्हारा भी करता होगा, उठ के चले जाएं, पर आपको लगता है आदमी के मुंह पे तो बेइज्जती, क्या ही करे। ऑनलाइन वाले के सामने ऑप्शन है, वो चलता ही बंद करता है। चुप रह, हटा। उधर आ लगा था, मम्मी चाय। मम्मी कह रहे बेटा पढ़ ले। अरे मास्टर बकवास कर रहा है, फालतू तो इधर उधर की फेंकेगा, अभी क्या करना है इसको सुन। तो ऑनलाइन वालों ध्यान दिया करो। 3 बार बता गया मैं। क्या क्या लिखवाया मैंने, तू बता। है बावड़ किताबों के नाम बता। कुल मिला के अनूप सिंह के दरबार में संगीत पर किताबें लिखने वाला बंदा कौन है? भाव भट्ट, अंकुश विलास रत्नाकर। क्या क्या याद रखना है? अंकुश विलास, क्या क्या कहने की बात है। किताबों का नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे। भाई आपको ये पूछ ले कि संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्ना किसने लिखी? हम जानते संगीत पर किताब लिखने वाला कौन है? भाव भट्ट। तो भाव भट्ट की किताब है सीधी सीधी ना। पर ये पूछेंगे भाव भट्ट नामक संगीतज्ञ किसके दरबार में था, है ना? या अनूप सिंह के दरबार में संगीतज्ञ था, उसका नाम बताओ। चल रही बात। अगला लिखो, अनंत भट्ट। अगला विद्वान लिखो। बुक का नाम है तीर्थ रत्नाकर। क्या नाम बुक का? एक कोई ऐसी तीर्थ तीर्थ और कपड़ी थी क्या? तीर्थ माला। वो किसने लिखी थी? मेहा जी। मेहा जी किसके दरबार में थे? और कुंभा भी कौन से सब्जेक्ट पे किताबें लिखता था? संगीत। और ये भी किस पे लिख रहे हैं? अनूप सिंह जी भी। इसका मतलब समानता तो है भाई साहब। अगला बंदा लिखो, उदय चंद्र। उदय चंद्र की बुक का नाम है पांडित्य दर्पण। बताओ, देखिए अनंत भट्ट की बुक का नाम क्या है? तीर्थ रत्नाकर। उदय चंद्र की बुक का नाम क्या है? पांडित्य दर्पण। किसके दरबार में सारे? अनूप सिंह। उदय चंद्र की बुक का नाम पांडित्य दर्पण। अनंत भट्ट की तीर्थ रत्नाकर। भाव भट्ट की संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत खुद अनूप सिंह जी की किताबें। अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, अनुपोदय। ये अनुपोदय क्या बोला है? गीत गोविंद पे टीका। कौन कौन सी किताबों का राजस्थानी में अनुवाद है? सुख कारिका, वैताल पच्चीसी और गीता। गीता का अनुवाद किसने किया? आनंद राम। किसने किया? एक मंदिर है बीकानेर में, उसका नाम क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं का। ऐसा ही एक मंदिर मंडोर में। कहां पर है? मंडोर। मंडोर राजधानी थी पहले जोधपुर वालों की। और यह मंडोर के अंदर ये मंदिर बनवा के जाते हैं अभय सिंह। कौन बनवा के जाते हैं? वही 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर है। बड़ा सा कमरा है जिसके अंदर सारी मूर्तियां हैं। बड़े कमरे को अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं साड़। क्या बोलते हैं? तो बोल दो 33 करोड़ देव देवताओं की साड़। तो 33 करोड़ देव देवताओं की साड़ कहां पर है? मंडोर। किसने बनवाई? ये नीचे लिख लो और अलग से बॉक्स में बंद कर लो ताकि याद रह जाएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़। साड़ ऑफ 33 करोड़ डेट इज 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़। आगे लिख लो, मंडोर में अभय सिंह ने बनवाई थी। अभय सिंह बिल्ट इट एट मंडोर। मंडोर में अभय सिंह ने बनवाई थी। अभय सिंह बिल्ट इट एट मंडोर। तो कोई पूछ ले 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पे? तब तो कहां पे? बीकानेर। किसने बनवाया? अनूप सिंह। साड़ कहां पर है? मंडोर। किसने बनवाई? अभय सिंह। चलूं आगे? ये बॉक्स में अलग से बंद कर लेना। अगला राजा लिखो, सूरत सिंह।
सूरज सिंह भाई साहब 1805 में भटनेर पर कब्जा करता है। कहां पर कब्जा करता है? लिखो 1805 ईस्वी में इन 1805 एडी 1805 ईस्वी में इन 1805 एडी इसने भटनेर पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड भटनेर। इसने भटनेर पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड भटनेर। अच्छा, जिस दिन भटनेर पे कब्जा किया था ना, उस दिन था मंगलवार। क्या नाम था? क्या वार था उस दिन? इसलिए भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। क्या कर दिया? मंगलवार किसका वार होता है, इसलिए नाम क्या कर दिया? सपोज करो उस दिन बुधवार होता, नाम होता गणेशगढ़। क्या नाम होता? यदि उस दिन गुरुवार होता, नाम होता बृहस्पतिगढ़। क्या नाम होता? यदि उस दिन शुक्रवार होता, नाम होता संतोषगढ़। यदि नाम होता उस दिन शनिवार, तो नाम होता शनिगढ़। रविवार होता सूरजगढ़। सोमवार होता तो शिवगढ़। लेकिन मंगलवार था, इसलिए नाम क्या था? देखो, इस दिन मंगलवार था, दैट डे वाज ट्यूसडे। इस दिन मंगलवार था, दैट डे वाज ट्यूसडे। अतः भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। सो भटनेर वाज रीनेम्ड एज हनुमानगढ़। अतः भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। सो भटनेर वाज रीनेम्ड एज हनुमानगढ़। भटनेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? अब कोई पूछ ले भाई साहब पहले नाम था भटनेर, फिर नाम कर दिया हनुमानगढ़, क्यों? तो आप कहते हैं उस दिन क्या था? तो किस्मत की बात है, मंगलवार था इसलिए नाम क्या है? बुधवार होता नाम गणेशगढ़ होता। किसने किया ये नाम? 1814 में ये चूरू पर अटैक कर देता। 1814 में कहां पर कर देता है? चूरू पर अधिकार कर लेता। लिखो 1814 ईस्वी में। अरे क्या हुआ? एक बार और हंसो जोर से, दोनों हंसो एक साथ। 1814 ईस्वी। मेरे से यार डरते ही नहीं हो तुम लोग यार, है ना? हाँ, मैं वापस विजय सर को भेजूंगा तुम्हारी क्लास में। 1814 ईस्वी में इन 1814 यह चूरू पर अधिकार कर लेता है। ही कैप्चर्ड चूरू। यह चूरू पर अधिकार कर लेता है। ही कैप्चर्ड चूरू। इस समय जो चूरू का सामंत था ना, उसका नाम था शोजी सिंह। क्या नाम था? लिखो, इस समय शोजी सिंह चूरू का सामंत था। दिस टाइम शोजी सिंह वाज फेडरल लॉर्ड ऑफ चूरू। सामंत समझते हो? राजा के अंडर में जो बंदे होते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? है शोजी सिंह। शोजी सिंह ये तो जहां शिव सिंह पढ़ गए वहां काट देना, ठीक है? सारी बुक गलत है? वो भी गलत है, क्योंकि ये मेरे फोर फादर है शोजी सिंह। मैं शोजी सिंह का वंशज हूं। लिखो शोजी सिंह चूरू का सामंत। इस समय शोजी सिंह चूरू का सामंत था। दिस टाइम शोजी सिंह वाज फेडरल लॉर्ड ऑफ चूरू। शोजी सिंह को किताबों वालों ने शिवजी सिंह लिखना शुरू कर दिया जी। और है किसमें? फाड़ देना। तेरे को जहां जहां लिखा हुआ सब जगह फाड़। मैं साक्षात स्वयं सामने खड़ा कह रहा हूं, वो तेरे मानने में नहीं आ रहा है। किताब तेरे मानने में आ रही है, मतलब मैं झूठा लग रहा हूं तेरे? बस हाँ, और बोलो। है क्या बोले? अचानक यार यूं गोली से चला के चुप हो गया। तो लोड नहीं लेना आपने। सुनो देखो हुआ क्या था। सूरज सिंह वास्तव में, सूरज सिंह राजा थे ही नहीं। सूरज सिंह का भतीजा राजा था। भतीजे का नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? सूरज सिंह अपने भतीजे को मार के राजा बनता है। प्रताप सिंह को मार के राजा बन गया। इसलिए इसके सामंतों ने टैक्स देना बंद कर दिया। और सामंतों ने कहा भाई तू राजा तो है नहीं, राजा तो प्रताप सिंह था, तू जबरदस्ती राजा बना तो हम तेरे को टैक्स। फिर इसने हमले कर करके टैक्स लिया। वरना तो सामंत राजा के खिलाफ लड़ाई कैसे करेगा? हम कह रहे हैं चूरू का सामंत ये था, तो सामंत और राजा क्यों लड़ाई हो रही है आपस में? क्योंकि सामंत ने राजा को टैक्स देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो बाद में राजा ने हमला किया। राजा ने हमला किया तो उस हमले के अंदर सामंत हार गया और राजा जीत गया। तो राजा ने वहां पर क्या कर लिया? तो कहते जब बीकानेर ने हमला किया, सूरज सिंह ने जब हमला किया, तो शोजी सिंह ने कहा भले ही हमला का टैक्स तो नहीं देंगे, लड़ाई कर लेंगे हम तेरे से। तो शोजी सिंह ने सूरज सिंह से क्या की? लड़ाई।
शुरुआत की लड़ाई के अंदर उसने सूरज सिंह को पीछे धकेल दिया, बीकानेर की सेना पीछे हट गई, लेकिन तभी अंदर पता चला कि किले के अंदर लोहा खत्म हो गया। किले में क्या खत्म हो गया? लोहा नहीं है। अब बारूद किस में डाल डाल के चलाए, गोले बारूद किस में चलाए जाए, कैसे चलाए जाए? तो चूरू के जो सेठ थे उन सेठों ने लाग दी चांदी। क्या लाग दी? कि साहब चांदी के गोले चला दो। तो कौन से किले से चांदी के गोले चला दिए गए? जब चांदी के गोले बाहर गए तो सूरज सिंह को पता चला कि चांदी के गोले आने लगे, इसका मतलब खत्म है मालमत्ता। चांदी कितनी देर चलाएंगे, चांदी ज्यादा थोड़ी हो सकती है। उसने एक और बड़ी सेना बुलाई, फिर हमला किया, जीत गए। तो कौन से किले से चांदी के गोले चलाए गए? कौन से अटैक के टाइम? सूरज सिंह अटैक के टाइम। कौन से सामंत ने? काम की बात यही है, कोई शिवजी सिंह काम आए, कोई शिवजी सिंह काम आए। लिखो स्टार लगा के। इस आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग दिस अटैक, इस आक्रमण के दौरान ड्यूरिंग दिस अटैक चूरू किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। सिल्वर कैनन बॉल्स वर फायर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट। चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। सिल्वर कैनन बॉल्स वर फायर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट। चोरू के किले से कौन से गोले चलाए गए थे? याद रह जाएगा। अब सिंपल क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के कौन से किले से चांदी के गोले चलाए गए थे? कौन से सामंत द्वारा? कौन से राजा के खिलाफ? किसके खिलाफ? कब? 1800। ये वो टाइम था जब मराठे अटैक कर रहे थे अपने पे। कौन अटैक कर रहे थे? मराठे अटैक करने लग गए थे। मराठों का एक सेनापति था, वो इस पे बीकानेर पे 2 हमले कर गया था। सेनापति का नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? और जॉर्ज थॉमस ने कितने हमले कर दिए बीकानेर पे? लिखो। इसके शासनकाल में, ड्यूरिंग हिज रिजीम, इसके शासनकाल में, ड्यूरिंग हिज रिजीम, तुम लिखो तो सही। इसके शासनकाल में, ड्यूरिंग हिज रिजीम, मराठा सेनापति जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। मराठा कमांडर जॉर्ज थॉमस अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। मराठा सेनापति जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। अटैक 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। किसने आक्रमण किया? जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का रहने वाला व्यक्ति था। कहां का रहने वाला था? अपने यहाँ पे मराठों की नौकरी करता था, मराठों की तरफ से लड़ने लग गया था। और वो बीकानेर पे कितनी बार अटैक कर गया? 2। उसने बीकानेर में जयपुर, उदयपुर पर भी अटैक किए थे। यही वो आदमी जिसने सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान को राजपूताना करने वाला पहला आदमी कोई था, तो वो कौन था? लिखो। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का रहने वाला था। जॉर्ज थॉमस बिलोंग्ड टू आयरलैंड। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का रहने वाला था। जॉर्ज थॉमस बिलोंग टू आयरलैंड। इसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। He used word राजपूताना फॉर राजस्थान। इसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। He used word राजस्थान फॉर, वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान। बॉक्स में बंद कर दो इन बातों को। जॉर्ज थॉमस वाली जो भी बातें ना, इनको सबको बॉक्स में बंद करना। कहां का रहने वाला है? आयरलैंड। किसका सेनापति है? मराठों का। कहां अटैक कर रहा है? बीकानेर पे। कितनी बार? और राजस्थान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करता है? राजपूताना शब्द का इस्तेमाल करता है। नीचे लाइन चेंज कर लिखो। 1818 ईस्वी में, इन 1880, 1818 ईस्वी में, इन 1880, यह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। मराठों का अटैक हो रहे थे, उस चक्कर में अंग्रेजों से संधि हुई थी। यह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। यह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। अगले राजा लिखो।
क्या नाम राजा का? लिखो बासन पीर का युद्ध। बासन पीर जैसलमेर में एक जगह पड़ती है, बैटल ऑफ बासन पीर। जैसलमेर के राजा के साथ ही लड़ाई हुई। जैसलमेर के राजा का नाम था गद सिंह। किस किस के बीच में बताओ? रतन सिंह और गद सिंह। कौन सी लड़ाई हुई? बासन पीर। गद सिंह कहां के राजा? जैसलमेर। बासन पीर भी कहां पड़ता है? जैसलमेर वालों की जीत हुई इसमें। लिखो, इस युद्ध में गद सिंह की जीत हुई। गद सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में गद सिंह की जीत हुई। गद सिंह वॉन दिस बैटल। एक लाइन लिखो, फिर मैं समझाता हूं। यह राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। इसके बाद राजस्थान में लड़ाइयां नहीं हुई रियासतों की। यह राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। इट वॉज लास्ट बैटल बिटवीन एनी टू प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। इट वॉज लास्ट बैटल बिटवीन एनी टू प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। इट वॉज लास्ट बैटल बिटवीन एनी टू प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। हुआ क्या था, देखो सुनना बात। 1818 में जब अंग्रेजों के साथ संधियां हो गई थी। अंग्रेजों के साथ संधि का मतलब है आज के बाद राजा की तरफ से लड़ाई कौन करेंगे? अंग्रेज। अंग्रेजों ने सारी रियासतों के साथ संधि कर ली। मतलब जयपुर वालों की तरफ से भी लड़ाई अंग्रेज, जोधपुर वालों की तरफ से भी अंग्रेज, कोटा वालों की तरफ से भी अंग्रेज और बूंदी वालों की तरफ से भी अंग्रेज। अब मान लो जयपुर जोधपुर में लड़ाई होती है तो जयपुर वालों की तरफ से अंग्रेज, जोधपुर वालों की तरफ से अंग्रेज। अंग्रेज आपस में क्यों लड़ेंगे? इसलिए अंग्रेजों से संधियों के बाद राजस्थान में लड़ाइयां ही नहीं। 1818 के बाद राजस्थान में कोई भी युद्ध, ये एक ही ऊंटों के लिए लड़ लिए थे। तो इधर के ऊंट उधर चले गए, इस चक्कर के अंदर ये बासन पीर वाली लड़ाई होगी। इसमें अंग्रेजों ने बाद में आके समझाया कि तुम पंगा नहीं लोगे, हमें क्या के लड़ोगे। तो इनका ठीक है भाई, लड़ाई बंद कर दें। तो अंग्रेजों ने आगे लड़ाई बंदी करवा दी। इसके बाद अंग्रेजों ने कोई भी राजस्थान में लड़ाई होने, तो 1818 के बाद राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं है। एक ही लड़ाई है, वो कौन सी है? बासन पीर। कौन सी लड़ाई है? दो राजाओं के बीच की कोई भी लड़ाई नहीं है। तो दो राजाओं के बीच की कोई लड़ाई है, वो कौन सी है? बासन पीर। बासन पीर किस किस के बीच में? रतन सिंह और रतन सिंह। एक बार बिहार में गंगा नदी के पास में एक जगह पड़ती है गया। कौन सी जगह? रतन सिंह कहां गया? गया। गया कहां पर गया? गया के पास से गंगा नदी निकल रही है। तो गंगा नदी में सारे नहाने के लिए गए। भाई अपने लिए गंगा से बड़ा स्नान तो किसका होगा? गंगा स्नान से तो सारे पाप धुल जाए। वहां नहाने के लिए गए तो रतन सिंह जब साथ में सामंत थे वो नहाने लगे, तब से कहा पहले एक बार गंगा जी का पानी हाथ में लो। सबने गंगा जी का पानी हाथ में लिया। कहा सौगन खाओ, किसी के भी घर में बेटी होगी तुम मारोगे नहीं। सारे सामंतों ने कसम खाई कि आज के बाद हमारे घर में बेटी होगी तो हम मारेंगे। हम गंगा नदी के पानी की क्या लेते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं। तो कन्या वध पर रोक लगाने वाला कोई राजा, तो राजा कौन था? ऐसा वो कब करता है, कहां करता है? देखो 1837 ईस्वी में, 1937 एडी। अठारह सौ सैंतीस ईस्वी में, इन 1837 एडी, गया में कन्यावध पर रोक लगा देता है। गया में कन्यावध पर रोक लगा देता है। ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड एट गया। गया में कन्यावध पर रोक लगा देता है। ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड एट गया। गया में कन्यावध पर क्या लगा देता है? रोक। कौन राजा? रतन। तो लड़कियों बोलो थैंक यू रतन सिंह। लिखो दरबारी विद्वान। लिखो दरबारी विद्वान। थैंक यू वाली बात ही है तो। नहीं तो तुम में से कई भाइयां तो आई नहीं पाती, घर वाले पहले ही सल्टा देते।
बुक का नाम लिखो, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। दयालदास की बुक का नाम क्या बताओ देखे? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। मैंने बताया था रा रे री का मतलब का के की, तो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, यही तो होगा। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। अब बीकानेर में राठौड़ों का राज किसने स्थापित किया था? बीका। तो ये किताब कहां से शुरू हो जाएगी? बीका से। किसके टाइम में लिखी जा रही है? रतन सिंह। फिर रतन सिंह तो मर गए थे, रतन सिंह का बेटा आ गया था सरदार सिंह। कौन आ गया था? सरदार सिंह के टाइम में जाके बुक कंप्लीट हुई। तो कहां से कहां तक की जानकारी? बीका से सरदार सिंह, देख लो। इस पुस्तक में बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ बीकानेर फ्रॉम बीका टू सरदार सिंह। इस पुस्तक में बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ बीकानेर फ्रॉम बीका टू सरदार सिंह। इस पुस्तक में बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ बीकानेर फ्रॉम बीका टू सरदार सिंह। अगले राजा लिखो। क्या नाम राजा का? गंगा से। कब से कब तक शासन है? 1887 से 1943, 1887 से 1943। अभी अपने कल या परसों जब भी अपनी लास्ट क्लास थी तब अपने एक बात कर रहे थे कि विक्रमी कैलेंडर जो होता है वो ईस्वी कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। कितने साल आगे होता है? 57 साल आगे होता है। ईस्वी कैलेंडर में एक साल चल रहा था 1899। क्या चल रहा है? 1800। विक्रमी कैलेंडर कितने साल आगे होगा? तो विक्रमी में क्या चलेगा? 1900। इस साल अपने राजस्थान में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल का नाम है छप्पनिया अकाल। क्या नाम है? 56 के साल में अकाल पड़ा। इसलिए क्या बोलने लगे? अपने तो नाम तो ले रहे हैं, हमारे तो घर में दादाजी नाम नहीं लेते भाई रे, 56 का नाम नहीं लेना। 56 काल में मिनख मरे थे आधे, पशु मरे थे सारे। इतना भयंकर अकाल पड़ा कि आदमी मर गए आधे, पशुओं को खाने के लिए कुछ मिला नहीं इसलिए पशु मर गए। पूरे भारत में हाहाकार मचा था, अपने ज्यादा था। लेकिन किसी एक राजा ने बहुत वेल मैनेज तरीके से अकाल से अपने लोगों को बचा लिया था। वो राजा है गंगा सिंह। वो राजा कौन है? अंग्रेज बड़े राजी हुए। अंग्रेजों ने कहा यार हम भी अपने लोगों को नहीं बचा पाए, लेकिन तुमने तो 56 काल में भी अपने लोगों को बचा लिया, 1899 वाले काल में भी अपने लोगों को बचा लिया। इसलिए अंग्रेजों ने एक उपाधि दी, कैसर ए हिंद। क्या उपाधि दी? कैसर का मतलब होता है सम्राट। जर्मन शब्द है कैसर। कैसर का मतलब क्या होता है? सम्राट। कैसर ए हिंद मतलब हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के राजाओं में तू ही सबसे अच्छा राजा है जिसने अकाल में अपने लोगों को बचा लिया। कौन से अकाल में? क्यों कहते हैं 56 अकाल उसको? क्योंकि हमारे कैलेंडर में क्या चल रहा था? 1956। अंग्रेजों वाले में लिखो 1899 ईस्वी में, इन 1899 एडी। अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में, इन 1899 एडी। छप्पनिया अकाल का, छप्पनिया अकाल में ड्यूरिंग छप्पनिया फेमाइन, छप्पनिया अकाल में ड्यूरिंग छप्पनिया फेमाइन, छप्पनिया अकाल में ड्यूरिंग छप्पनिया फेमाइन जनता के लिए अकाल राहत कार्य चलवाए थे, या जनता के लिए विशेष प्रबंध किए थे। ये लिख लो, जनता के लिए विशेष प्रबंध किए थे। स्पेशल एफर्ट्स वर मेड फॉर पब्लिक। जनता के लिए विशेष प्रबंध किए थे। स्पेशल एफर्ट्स वर मेड फॉर पब्लिक। 2010 के प्री में क्वेश्चन था छप्पनिया काल ईस्वी के अनुसार कौन से साल में पड़ा था? तो कौन से में पड़ा था? लिख लो। अतः अंग्रेजों ने इसे कैसर हिंद की उपाधि दी थी। सो ब्रिटिशर्स गेव हिम टाइटल ऑफ कैसर हिंद। वैसे जर्मन वर्ड है, काइजर, काइजर होता है। अतः अंग्रेजों ने इसे कैसर हिंद की उपाधि दी थी। सो ब्रिटिशर्स गेव हिम टाइटल ऑफ कैसर हिंद।
मतलब सम्राट, राजा। जर्मनी में राजा को बोलते थे कैसर। अंग्रेजों ने इसे कैसर हिंद की उपाधि दी थी। तो भाई हिंदुस्तान में कोई राजा सबसे अच्छा प्रबंध करता है तो वो राजा कौन है? गंगा सिंह। इसी साल अंग्रेजों को चाइना में एक विद्रोह का सामना करना पड़ा, और चाइना में कुछ बॉक्सर भाई है, जिम जाने वाले पहलवान टाइप के लोग हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर गए। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कौन कर देता है? तो बॉक्सर है, बॉक्सर अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर देते हैं? रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कहा गया, गंगा सिंह चाइना में हमारे खिलाफ विद्रोह चल रहा है, वहां चाइनीज जो बॉक्सर है जिम में जाने वाले अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं कि हम तुमको यहाँ बिजनेस करने, तुम देख सकते हो थोड़ा मैटर। इसने कहा क्या दोगे मुझे? अंग्रेजों को रुपए देंगे। अकाल का टाइम, रुपए की आवश्यकता, तो अगर रुपए दोगे चले जाएंगे, तुम कहोगे वहां लड़ने के लिए चले जाएंगे। अंग्रेजों का पर देख लेना, बॉक्सर है, पार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? गंगा सिंह ने कहा सुनो, उनकी जितनी आंखें खुलती है ना, इतनी मैं सोते टाइम खुली रखता हूं। झिंटे पकड़ के बिड़ा बिड़ा के मार दूं, इतने इतने से तो होते हैं सारे। गंगा सिंह की हाइट खुद की 6.5 से ज्यादा थी, तो मैं मारू इनको पकड़ पकड़ के, इनको एक कोई पास नहीं आने दूं। और ढंग से पिटा चाइनीज को, त्राहिमाम त्राहिमाम कराया। अंग्रेजों ने चीन युद्ध पदक दिया। क्या दिया? चाइना वॉर मेडल। चाइना का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से कोई जीत गया तो कौन जीत गया? देखो 1899 ईस्वी में, इन 1899 एडी, चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड बॉक्सर रिवोल्ट इन चाइना। चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड बॉक्सर रिवोल्ट इन चाइना। चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड बॉक्सर रिवोल्ट इन चाइना। अतः अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। सो ब्रिटिशर्स गिव हिम चाइना वॉर मेडल। अतः अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। सो ब्रिटिशर्स गिव हिम चाइना वॉर मेडल। अतः अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। सो ब्रिटिशर्स गिव हिम चाइना वॉर मेडल। अंग्रेजों ने क्या दिया था इसको? चीन युद्ध पदक दिया था। किसने? अंग्रेज। इसका मतलब अंग्रेजों के साथ रिश्ते अच्छे हैं भाई। तो अब ब्रिटेन जाते आते वहां से तो पता चला कि यार अंग्रेजों के राजा तो होता है, लेकिन राजा के नीचे संसद होती है। राजा के नीचे क्या होती है? क्राउन तो है, क्राउन बैठा है, लेकिन उसके नीचे क्या है? संसद। और संसद में सारे लोग किसके होते हैं? जनता। किसके लोग होते हैं? तो राजा ने कहा क्यों ना अपने नीचे भी एक संसद बनाई जाए। उस संसद में लोग कहां से लिए जाए? तो पहली बार भारत की किसी रियासत में कोई राजा संसद जैसा कोई कर गया था, तो वो राजा कौन है? संसद बनाते हैं, उसका नाम रखा गया प्रजा प्रतिनिधि सभा। क्या नाम रखा गया? बोलो, देखिए नाम बोलो। क्या नाम है? प्रजा मतलब जनता, प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव, जनता की रिप्रेजेंटेटिव की सभा। अब संसद में कौन जाता है? अब संसद में कौन भाग लेता है? अपने खुद थोड़ी जा सकते हैं ना। हम कहेंगे सर हम एक आदमी को चुनाव जितवाते हैं, वो वहां पे जाता है, अपना प्रतिनिधि तो जा रहा है। तो उस टाइम भी प्रतिनिधि आ रहे थे। तो 1913 में बीकानेर में क्या बनाएगी? प्रजा प्रतिनिधि सभा, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। जनता की रिप्रेजेंटेटिव की क्या बना दी गई? असेंबली। लिख लो 1913 ईस्वी में, इन 1913 एडी, 1913 ईस्वी में, इन 1913 एडी, बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड एट बीकानेर। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड एट बीकानेर। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड एट बीकानेर। बीकानेर में क्या बनाएगी? प्रजा प्रतिनिधि। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम। कौन से वर्ल्ड वॉर का टाइम है? हमारे बनारस के अंदर एनी बिसेंट ने एक कॉलेज बनाया था, उसका नाम था बनारस हिंदू कॉलेज। क्या नाम था? किसने बनाया? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कि खुद आयरलैंड की है। खुद कहां की है? इंडिया आ गई थी, एकदम हिंदुओं की तरह रहने लग गई थी, साड़ी वाड़ी पहनती, बिंदी बिंदी लगाती, सिंदूर लगाती, उस टाइप से रहती है एकदम। उसने बनारस में कॉलेज बना दिया, उसका नाम क्या था? बनारस हिंदू कॉलेज। ये बना के वो बहुत पहले चली गई थी। अब समय आया तो कहा गया कि यार 1898 का कॉलेज था, अब का इस कॉलेज को बनाते हैं यूनिवर्सिटी। क्या बनाते हैं? और अपने एक बंदे, उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है? मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यार कॉलेज में
छोटा पड़ रहा है यार, इसको क्या बना दिया जाए, विश्वविद्यालय बना दिया जाए, यूनिवर्सिटी बना दी जाए। अंग्रेजों का भाई साहब इतने पैसे हम ले आएंगे, चिंता मत करो, तुम तो स्टाफ की थोड़ी व्यवस्था करवाना हमारे लिए, ठीक, मान्यता देना, बाकी तुम व्यवस्था करेंगे हमारी। क्या ठीक है, पैसे कहाँ से लाओगे, मालवीय जी ने कहा मैं देख लूंगा। अच्छा, भारत में पैसे कहाँ मिल सकते हैं, तो या तो राजा या सेठ साहूकार। तो गंगा वो मदन मोहन मालवीय ने लिस्ट बनाई, भाई कौन सा सेठ देगा, कौन सा राजा देगा, सबके पास दन दन, जितने श्रद्धा अनुसार पूरे भारत ने दिए भाई। यू कहते लास्ट में चले गए बीकानेर। राजा का दरबार लगा हुआ, सुबह सुबह गंगा सिंह जी अपने दरबार में बैठे। राजा महाराजा सुबह सुबह थोड़ा बहुत दान दिया करते थे, जो 5-7 लोग आए हुए थे उनको दान बांटते, जो भी कोई मांगता उनको देते। लोगों की ऐसी चीजें होती, भाई बरसात हुई, फसल खराब हो गई, हमारा तो अनाज ही नहीं बचा, ये ले लो, गाय मर गई हमारे, ये ले जाओ, झोंपड़ा उठ गया, झोंपड़े के पैसे दे दिए, किसी कंबल दे दिए, इस प्रकार राजा दान करते सुबह। एक दिन दान वाली जो लिस्ट लगी हुई है, वो लिस्ट का लाइन लगी हुई है जो दानवीरों वाली, उस लाइन में गंगा सिंह जी को अचानक एक बंदे खड़े दिखाई दिए। और गंगा सिंह जी, अरे अरे पंडित जी, मदन मोहन मालवीय जी, आप कहाँ खड़े हो, आप इधर आओ, आप इस लाइन में क्यों खड़े हो गए, अरे आप हमारे गेस्ट हो यार, आ गए हो, पंडित जी हो आप तो। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ना, आज मैं गेस्ट नहीं हूं आपका, आज मैं दान लेने के लिए हूं साहब, मैं तो खड़ा ही रहूंगा, दान दो। आपको किस बात का दान चाहिए, ये समाचार तो आपको मिल ही गया होगा, हम बना रहे हैं बीएचयू। क्या बना रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो आप दान दो। कितना दान दू, श्रद्धानुसार, जितना आप दे सकते हो उतना दान दिया जाए। तो भी पंडित जी आप बता दो यार, मेरे दोस्त हो, आप कहोगे उतना कर दूंगा। आप देख लो, अलवर वालों ने 4 लाख रुपए दिए हैं, बीकानेर वालों ने 5 लाख रुपए, जयपुर वालों ने 5 लाख रुपए दिए, अब श्रद्धानुसार आप दे दो। और जो भी अपने घर पे दान लेने के लिए आता है उसी प्रकार भड़काता है। भाई तुम्हारे पड़ोसियों ने 500 दिए, तो उनके कहने का मतलब होता है कि लिचड़ 500 दे सकता है, तुम तो महान आदमी यार, तो आप कहते हो 1100। फिर वो अगले घर में जाकर था कि मंगता पड़ोसी तुम्हारा, जो किसी को कुछ नहीं देता, इसने भी हमको कितने दिए हैं, 11, तुम तो 2100 तो दो, तो उनसे कितने ले लेते हैं, तो सेम का सेम। यार मदन मोहन मालवीय ने कहा यार यार ये आप तो ज्यादा दो यार, इतने जयपुर वालों ने इतने दी, और राजा महाराजाओं को तो और ऐसे होता, अब फलाना राजा इतना दे गया। तो गंगा सिंह जी ने ब्लैंक चेक दिया, जितने रुपए अब से लगेंगे वो सारे मेरे। मदन मोहन मालवीय ने दंडवत प्रणाम किया, महाराजा गंगा सिंह की। और कहा गंगा सिंह जी, आप इस बीएचयू के आजीवन वीसी है, जब तक आप जिंदा रहेंगे इसके वीसी रहेंगे, वाइस चांसलर रहेंगे, और आपके बीकानेर से जो भी स्टूडेंट आप भेजोगे उनके एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगेंगे, एडमिशन देंगे हम। गंगा सिंह जी ने कहा वेरी गुड, थैंक यू, पर एक बात और सुनना, बीकानेर से जो भी स्टूडेंट आए उनकी फीस नहीं लगनी चाहिए, मैं दूंगा, हॉस्टल की फीस भी नहीं लगनी चाहिए, मैं दूंगा। इसलिए जब तक राज रहा था, बीकानेर के स्टूडेंट के लिए सीट फिक्स हुआ करती, उनके खाने पीने रहने का खर्चा पूरा बीकानेर स्टेट दिया करता। तो बीएचयू में सबसे अधिक पैसे यदि किसी आदमी ने दिए तो वो किसने दिए, ये 2010 के प्री का क्वेश्चन है, किसको दिए, ये 1916 की बात, कब की बात है, लिखो 1916 ईस्वी में, इन 1916 एडी। बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी, फाइनेंशियल सपोर्ट टू मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू मदन मोहन मालवीय, किसको, कल पढ़ेंगे बाकी।